बराह रास्त आपको ले चलेंगे। विफाकी वजीर असद उमर मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे हैं। सब छुपाया हुआ है। दूसरा, उन्होंने कहा कि कोई खुफिया कर्जे हैं इस सीपेक के अंदर जो पाकिस्तानी कौम के ऊपर डाल दिए गए हैं। तीसरी चीज उन्होंने ये कही कि इसके लिए जो कर्जे दिए गए हैं वो महंगे कर्जे हैं और वो बुनियादी तौर पर कमर्शियल कर्जे हैं। और चौथी बात जो उसी से एक हद तक जुड़ी हुई थी वो ये है कि हमारे कर्जे जो है मुल्क के सीपेक की वजह से खतरनाक हद तक पहुंच गए और हमारी डेट सस्टेनेबिलिटी जो है वो खतरे में पड़ गई है इन महंगे कर्जों की वजह से। तो इन चारों चीजों के ऊपर आपसे एक एक चीज का हम आपको जवाब देते हैं। पहली बात तो मालूमात जो है वो शफाफ नहीं है जी। मालूमात देखें जी, जो सीपेक के मंसूबे किए गए उसके ऊपर मालूमात एक दफा नहीं कई दफा दोहराई जा चुकी हैं। पार्लियामान के अंदर सेनेट की कमेटी जो प्लानिंग की है वो सीपेक पे सवालात पूछती है। जो कौमी असेंबली की कमेटी है वो सीपेक के बारे में सवाल पूछती है। और एक मुश्तरका कमेटी बनाई गई थी, जॉइंट कमेटी पार्लियामेंट की, जिसमें सेनेटर्स भी हैं और जिसके अंदर कौमी असेंबली के मेंबर्स भी हैं। पिछली असेंबली की टर्म में मैं भी उस कमेटी का हिस्सा था। तो एक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट जो है वो भी इसके ऊपर मौजूद है। जो मंसूबे इसमें ज्यादा जिनकी बात की जाती है वो पावर के मंसूबे हैं, बिजली के मंसूबे हैं। बिजली के मंसूबों के ऊपर जो भी उसका टैरिफ है, उसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी आई और उसकी कमर्शियल फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, वो भी नेपरा के पास सब मौजूद हैं, वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं, वहां से जाके ली जा सकती है। और आखिरी एक अहम बात यह है कि हम एक IMF प्रोग्राम के अंदर का हिस्सा हैं और तमाम ये जो इंफॉर्मेशन जो है, अगर आपको याद हो जब IMF का प्रोग्राम शुरू हुआ था उसके बिल्कुल शुरू में बहुत इसकी बात होती थी कि सीपेक की इंफॉर्मेशन के बारे में, और उन्होंने हमसे वो इंफॉर्मेशन मांगी, हमने उनसे शेयर कर ली, उसमें था ही कुछ ऐसा नहीं। और उसके बाद आपने शायद कभी भी दोबारा IMF के मुज़ाकरात में सीपेक के कर्जों के ऊपर कुछ नहीं सुना होगा। दूसरी बात जो उन्होंने की कि खुफिया कर्जा है, अब पता नहीं कौन से खुफिया कर्जे की बात कर रहे थे, हमने जहन दौड़ाने की कोशिश की तो हमारी जहन में तो ये आता है कि शायद वो सॉवरिन गारंटीज जो दी जाती हैं किसी कर्जे के लिए, किसी प्रोजेक्ट्स के लिए, उसको वो खुफिया कर्जा कह रहे हैं, हिडन डेट कह रहे हैं, क्योंकि अगर अदायगियां बर वक्त ना हो सकें और डिफॉल्ट हो जाए तो इन्वेस्टर के पास ये हक मौजूद है कि वो आके हुकूमत पाकिस्तान से कहे कि अब आप ये कर्जा अपनी, क्योंकि आपने सॉवरिन गारंटी दी हुई है, वो आप पूरा करें। क्योंकि पावर परचेजेस जो है वो हुकूमत पाकिस्तान है, वो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी है जो हुकूमत की है, इसलिए उसके पीछे जो है वो हुकूमत की सॉवरिन गारंटी होती है। इसमें दो बातें हैं। एक तो पाकिस्तान में जितनी भी IPPs लगी हैं, चाहे वो अमेरिका की कंपनी ने लगाई हैं, वो पाकिस्तानी कंपनी ने लगाई हैं, वो सिंगापुर से इन्वेस्टर्स आए, मलेशिया से इन्वेस्टर आए या चीन से इन्वेस्टर आए, सबको यही स्ट्रक्चर मिलता है। इसी बुनियाद के ऊपर ये मंसूबे लगाए जाते हैं, सॉवरिन गारंटीज दी जाती हैं। तो कोई नई चीज नहीं इजाद हो गई इसके अंदर, ना वो कोई खुफिया चीज है। उसकी टर्म्स क्या है वो भी आपको पता है, डिफॉल्ट किस वक्त ट्रिगर होता है वो भी पता है। तो ये एक तो बिल्कुल ही पावर प्रोजेक्ट्स का भी अगर मैं कर दूं, और उसके अलावा ये सिर्फ पावर प्रोजेक्ट्स में भी नहीं होता, और भी ऐसी चीजें, मंसूबे ऐसे होते हैं जहां हुकूमत ये समझती है कि बजाय कि अपना कैश पहले से डाल दिया जाए, वो एक प्राइवेट सेक्टर के जरिए काम करवाए और उसके पीछे उसको सपोर्ट करने के लिए कभी वो सॉवरिन गारंटी होती है, कभी स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, और उससे हुकूमत अपना पैसा इस्तेमाल किए बगैर वो मंसूबे के अंदर सरमायाकारी करवाने में कामयाब होती है। तो जैसे मैंने कहा, कोई अनोखी बात नहीं है, कोई सीपेक के लिए खास इसमें कोई गारंटीज नहीं दी गई जो दूसरी पावर प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं दी गई। तीसरी बात उन्होंने कही कि जी फाइनेंसिंग जो है इसकी बड़ी महंगी है, कमर्शियल टर्म्स हैं और ज्यादातर जो हैं वो तो बायर्स क्रेडिट के ऊपर हैं, ये तो बड़े महंगे कर्जे हैं। अच्छा, इन कर्जों को दो हिस्सों में अगर हम तकसीब कर लें तो एक तो वो हैं जो प्राइवेट मंसूबे हैं, निजी शोबे के मंसूबे हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, एक बड़ी तादाद में वो लगे, उनके लिए जो कर्जे लिए गए, और दूसरे वो हैं जो हुकूमत को कर्जे दिए गए जिसमें बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिससे हुकूमत ने किए सीपेक के। तो अगर आप इन दोनों का मुवाजना कर लें तो पहले अगर पावर प्रोजेक्ट्स को देख लें, पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर जो सीपेक के मंसूबे लगाए गए, उन सीपेक के मंसूबों में लाइबोर प्लस 3.3% से लेकर लाइबोर प्लस 4.7% तक के कर्जे मौजूद हैं।
3.7% भी है, 3.8% भी है, 3.3 मैंने पहले बोला, एक और 3.75% है, और इसी तरीके से 4.05%, 4.5% और दो कर्जे जो हैं वो 4.75% भी हैं। औसत मेरे ख्याल में लगभग ये कोई 4% के करीब बन जाती है, लाइबोर प्लस 4%। अब पावर प्रोजेक्ट्स जो किए गए, जो पावर प्रोजेक्ट्स चाइनीज फाइनेंशियल एजेंसीज के बजाय दूसरी फाइनेंशियल एजेंसीज ने फाइनेंस किए, और इसके अंदर वर्ल्ड बैंक की जो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग आर्म है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, वो इसके अंदर शामिल है, इसके अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक शामिल है, इसके अंदर जर्मनी की DEG जो लेंडिंग एजेंसी है, डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी है, वो शामिल है, और मुख्तलिफ इस तरीके के ज्यादातर मगरबी इदारे हैं या मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं। उसके अंदर एक जो सबसे सस्ता कर्जा है वो एंग्रो कादरपुर का है, वो मैं और खालिद मंसूर दोनों हमने जो मुल्क है वो प्रोजेक्ट किया था, ये वो तो लाइबर प्लस 3% पे है। बाकी जो सारे हैं वो 4.5, 4.25, 4.75 के ऊपर है। यानी औसतन जो चाइनीज फाइनेंसिंग है इन पावर प्रोजेक्ट्स की वो उससे कम है बनिस्बत उसके कि जो ये दूसरी एजेंसी से कर्जे लिए गए। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वो निस्बतन जरा सी ज्यादा है। इसकी एवरेज तकरीबन मेरे ख्याल में 4.25 के करीब बनेगी, 4.25 के करीब बन जाती है। कहने की बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर के निजी, मैं दोबारा उसको रिपीट कर दूं, निजी जो शोबे ने मंसूबों के लिए जो कर्जे लिए गए उसमें चाइनीज जो फाइनेंसिंग आई वो निस्बतन थोड़ी सी उससे कम ही है जो दूसरे मगरबी इदारों से या मल्टीलैटरल एजेंसी से आई। जो सरकार ने, हुकूमत ने लिए कर्जे, उन कर्जों के अंदर जो मेजॉरिटी है वो गवर्नमेंट कंसेशनल लोन की सूरत में 2% के ऊपर लिए गए। प्रेफरेंशियल बायस क्रेडिट जो कि वो भी 2% का है वो लिए गए, और एक छोटा हिस्सा इनमें बायस क्रेडिट का भी है जो 5.2% पे है। इनकी औसत जो मिल के बनती है, वेट एवरेज जो इनकी बनती है वो 2.4% के करीब बनती है, मेरे ख्याल में 2.38 या ऐसा कुछ है। और साथ ही चाइना ने, जैसे आपको पता है, कई मंसूबे जो हैं सीपेक के लिए वो ग्रांट की सूरत में भी दिए गए। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अभी गवादर के अंदर मुकम्मल हुआ है, ईस्ट बे एक्सप्रेसवे है, एयरपोर्ट अभी बन रहा है। तो अगर मैं इनको भी शामिल कर लूं तो मजमूई तौर पे हुकूमत को जो कर्जा मिला, ये जो ग्रांट मिली, उसकी एवरेज जो है वो 2% से भी कम है, वो 1.98% बनती है। अच्छा, ये हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन क्योंकि वो बाहर मुल्क में रिपोर्ट छपी और पाकिस्तान के कुछ मीडिया में, कुछ अखबारों के अंदर वही रिपोर्ट इधर छप गई, इदारिये लिख दिए गए कि जी बहुत बड़े सवाल उठा लिए गए हैं, तो ये वही जवाब हैं जो हम दोबारा दोहरा रहे, जो पहले भी कौम के साथ शेयर किए जा चुके हैं। आखिरी जो चीज है, और जाहिर है इससे आपको नजर आ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग के लिए, और ये है 20 साल के कर्जे, 5 साल का ग्रेस पीरियड है, तो जो प्रोजेक्ट फाइनेंस अगर आप देखें तो उसके लिए ये बहुत ही अट्रैक्टिव ये शराइत हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कर्जे फराहम किए गए। चौथी जो चीज है वो ये कि चीन से कर्जों की वजह से पाकिस्तान में कर्जे जो हैं वो खतरनाक हद तक पहुंच गए हैं। तो पाकिस्तान का मजमूई जो इस वक्त कर्जा है, अंदरूनी और बैरूनी, अगर मैं वो सारा मिला लूं तो उसका 10% चीन से है, और बाकी जो है वो या तो अंदरूनी हमारे बैंक्स के कर्जे हैं या वो बाहर से कर्जे हैं। अगर मैं सिर्फ बैरूनी कर लूं, पाकिस्तान की एक्सटर्नल डेट एंड लायबिलिटीज जो है, तो उसका 26% जो है वो चीन से बनता है। तो वो जो 74% है, जो पैसा हमने बाकी दुनिया से लिया और ज्यादातर पैसा उसमें वो मगरबी दुनिया से या मल्टीलैटरल से लिया, उस 74% से पाकिस्तान को खतरा नहीं हुआ, इस 26% से खतरा हो गया। बिल्कुल लग़्व आर्ग्यूमेंट है। और जैसे मैंने कहा कि ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, मुझे याद है अमेरिका की एक ऑफिशियल जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान का डेट सस्टेनेबिलिटी का चैलेंज जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो उसकी वजह चीन के कर्जे नहीं है, वो पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं जिसकी वजह से हमें डेट सस्टेनेबिलिटी के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आखिरी चीज जो सीपेक के मैं पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में ये कहना चाहता हूं कि वो अच्छे शराइत थे, बुरे शराइत थे, वो शराइत सारी दुनिया के लिए थे, और वो
اویلیبل کر دیے گئے, ساری دنیا کو آفر کر دی گئی کہ آئیے آپ اپنے منصوبے لگائیں ان شرائط کے اوپر. اور ان شرائط کے اوپر منصوبے لگانے کے لیے صرف چائنا کے انویسٹرز آئے, یا وہ چائنیز انویسٹرز نے خود لگائے, یا انہوں نے پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پارٹنرشپ پہ وہ منصوبے لگائے. تو یہ کوئی خاص چائنا کے لیے پالیسی نہیں بنی تھی, یہ پالیسی جو ہے وہ تمام دنیا کے انویسٹرز کے لیے تھی. اور جیسے میں نے کہا کہ اس سے پہلے ہماری جو آئی پی پیز لگی ہیں, 90s کی جو آئی پی پیز لگی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, اس میں بہت ساری امریکن کمپنیز تھیں, اس کو چائنیز کمپنی کوئی بھی نہیں. تو ایسا ہی ہوتا ہے, مختلف اوقات کے اندر مختلف ترجیحات ہوتی ہیں ممالک کی. تو یہ 4 سوال تھے, اس کے بنیادی ہم نے آپ کا جواب اعداد و شمار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اور اسی ریکویسٹ کے ساتھ کہ جو بھی ہم باہر سے سنتے ہیں تو اس کے اوپر سوال ضرور پوچھے جائیں, لیکن اسی بیانیے کو بغیر سوچے سمجھے, بغیر تصدیق کیے آگے بڑھا دیا جائے, تو یہ نہ اچھی صحافت ہے اور نہ میرے خیال میں آپ پاکستان کی کوئی خدمت کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا پوائنٹ, ایک سیکنڈ جی, ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور ہے جی, کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو قرضے چائنا سے لیے گئے تو اس کے اندر سارا اکوپمنٹ بھی آپ نے چائنا سے لیا. تو جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ جو پروجیکٹ جس کے اندر میں خود پارٹیسپیٹ کرتا رہا, وہ میرا خیال ہے دنیا میں ایک واحد اگزامپل ہے کہ جو پروجیکٹ جو پاور کے تھر پہ ہوئے یا ہب میں ہوئے, اس کے اندر جو موسٹ کرٹیکل اکوپمنٹ ہے, ٹربائن, جنریٹر اینڈ بوائلر, تو وہ جنرل الیکٹرک یو ایس اے سے لیے گئے. اور جس خاتون کا ذکر اسد صاحب نے کیا, میرا ان سے بھی جب یہ رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ جو بھی ای سی اے ریلیٹڈ فائنینسنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کے اوپر یہ مجبوری ہوتی ہے کہ آپ اسی ملک سے اکوپمنٹ خریدیں گے. لیکن اس کیس کے اندر چائنا واز ویری فلیکسیبل, کیونکہ وہ جو ان کی تھر کا خاص طور پر جو کول تھا وہ سینسٹیو ہے اور اس کے اوپر اتنا زیادہ ابھی ہماری ڈیمونسٹریٹڈ ایکسپیرینس نہیں تھا, تو وہ بھی چائنیز فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے مان لیا اور وہ سارا کا سارا اکوپمنٹ جو ہے وہ یو ایس اے سے اور وہ بھی جنرل الیکٹرک سے خریدا گیا. تو یہ بھی ایک رپورٹ کے اندر میں اسٹیٹمنٹ ہے. اسد عمر صاحب, یہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی چائنا سے قرضے لیے ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ایکول شرائط پہ لیے گئے, جبکہ یہ قرضے آپ کی گورنمنٹ نے نہیں لیے, یہ سابق گورنمنٹ نے نواز شریف کے دور میں یہ لیے گئے. تو آپ اس کی جسٹیفیکیشن کیوں دے رہے ہیں؟ ایک تو یہ بات. دوسرا, آپ کو ان کی جو شرائط طے ہوئی تھی آپ ان کو اون کر رہے ہیں کہ جبکہ ماضی میں آپ جب اپوزیشن میں تھے تو آپ نواز شریف کی جو گورنمنٹ کی پالیسیاں ہیں اس کو کرٹیسائز کرتے رہے, اور اب آپ ان کی پالیسیوں کو اون کر رہے ہیں. ایک تو اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے گا. نہیں, یہ تو آپ نے نہیں, یہ اتنا بڑا سوال پوچھ لیا تو جواب سن لینا. اچھا, دوسرا سر یہ ہے کہ چائنا کیا کہتا ہے اس بارے میں, جو امریکن تھنک ٹینک کی رپورٹ ہے یا جو آپ اس کی وضاحت کر رہے ہیں, تو چائنا کی طرف سے کوئی وضاحت آئی؟ اچھا جی, پہلی بات تو یہ کہ میری پوری اس جو میں نے آپ کے ساتھ 10-12 منٹ بات کی, اس پوری بات چیت کے اندر میں نے کہاں پہ یہ کہا کہ پالیسیاں اچھی تھیں کہ بری تھیں. میں نے آپ کو اسپیسیفکلی, بلکہ میں نے کہا کہ پالیسیاں اچھی تھیں یا بری تھیں, وہ سب کے لیے ایک تھی. یہاں پر رپورٹ, سر یہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ, یہ ہم نے کب کہا تھا اپوزیشن میں کہ یہ شرائط جو ہیں یہ صرف چین والوں کے لیے ہیں؟ یہ ہم نے کب کہا تھا؟ ہم نے یہ کبھی بھی نہیں کہا تھا. ہم جو کہہ رہے ہیں, یہ رپورٹ یہ نہیں آئی ہے کہ پاکستان کی پاور پالیسی اچھی تھی یا نہیں تھی. یہ رپورٹ یہ آئی ہے کہ سی پیک نے پاکستان کی تباہی مچا دی, اور سی پیک میں چائنا کے لیے وہ ان شرائط کے اوپر چیزیں لی گئی ہیں جو انہوں نے کہا نہیں ہے, لیکن باقی کس سے لیے جاتے تھے قرضے. تو وہ ایک موازنہ کیا جا رہا ہے, اور میں نے آپ کے سامنے موازنہ رکھ دیا کہ اگر یہ مہنگے ہیں تو یار میں نے آپ کو باقی بھی سارے جو ادارے ہیں ان سے جو ہم نے قرضے لیے وہ بھی سامنے رکھ لیے, تو پھر وہ بھی مہنگے تھے. سر, 2 چیزیں کا ایکسپلین کر دیجیے. امریکنز کا ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ اور چائنا کی وار چل رہی ہے, ان کے تھنک ٹینک سے بہت ساروں کی فائنینسنگ وہیں سے آ رہی ہوتی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے, آپ کی حکومت کی طرف سے کچھ غلطیاں اسی طرح دانستہ یا غیر دانستہ جو ہوئی ہیں اس سے جو سی پیک کو نقصان ہوا ہے, پرٹیکولرلی جب چیزوں کو آپ اسموتھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, آپ نے 10th جے سی سی کی, ابھی پھر ایک اسٹیٹمنٹ کیبنٹ سے آ جاتی ہے جی کہ ماضی میں جو سڑکیں بنی تھی اس کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے کمیٹی بن جائے گی, تو آدھی سے زیادہ سڑکیں تو سی پیک کی بنی ہیں. آپ کی اپنی پارٹی کی اور گورنمنٹ کی پالیسیز کتنا ڈیمیج کر رہی ہیں. نمبر 2, اس میں سر جو ریٹرن آن ایکویٹی ہے, دیٹ واز آلسو ون آف دا کنسرنس. کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں جو نارمل اس وقت 17% یا 25%, اس سے بھی ایوریج سے زیادہ 34% کے اوپر بھی شاید 1-2 پروجیکٹس میں تھا. یہ انفارمیشن شیئر کی تھی
ठीक है, आप बोलते रहो हाँ। हाँ, ये सर मैं बताता हूँ ना, मैं जवाब देता हूँ। ये वो इलेक्शन लॉज के ऊपर आपकी क्या पोजीशन है? बाकी तो चीज़ आपने सारी एक्सप्लेन की। सर पहले वाला जो आपका सवाल था उसको शुरू वाला पार्ट में जरा सा मिस कर गया था। बेसिकली कि मतलब पार्टी की पॉलिसी जो होती है और गवर्नमेंट की आपके मतलब सही, मैं आपको चले वो दोनों चीजों का जवाब दे देता हूं। पहले मैं दूसरे वाले का जवाब दूंगा बिकॉज उसका तो बड़ा बराह रास्त जवाब है। सर मेरे ख्याल में जो रेट ऑफ रिटर्न ऑफर किए गए थे वो उससे ज्यादा थे जो ऑफर करने चाहिए। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैंने जुबानी कोई एक आम सियासतदान की तरह एक सिर्फ मीडिया का स्टेटमेंट नहीं किया था, मैंने फॉर्मल नेपरा रिव्यू पिटिशन जमा की थी और उस फॉर्मल रिव्यू पिटिशन की यहां पर इस्लामाबाद में हियरिंग हुई थी और उसके बाद उन्होंने छोटी सी तब्दीली रेट ऑफ रिटर्न में नहीं की थी, बट बाकी उन्होंने छोटी सी तब्दीली जरूर की थी बिकॉज मैंने उसमें सब क्रिटिकल प्लांट्स को रोकने का भी कहा था। वो बाद में फिर सब क्रिटिकल प्लांट्स नहीं आए। मैं वही कह रहा हूं ये पॉलिसी अच्छी थी या बुरी थी, इसके ऊपर बहस की जा सकती है। मेरे ख्याल में, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, मेरे ख्याल में रेट ऑफ रिटर्न जो ऑफर किए गए वो उतने ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न ऑफर करने नहीं चाहिए थे, राइट। लेकिन इसका इससे क्या ताल्लुक है कि चीन ने पाकिस्तान की तबाही कर दी कि नहीं कर दी? वही रेट ऑफ रिटर्न पे अमेरिकी आ जाता था, वो आ जाता। अब दूसरी जो बात की इन्होंने कि पॉलिसी के स्टेटमेंट ऐसे आ जाते हैं जिससे हमें नुकसान होता है सीपेक का। हमने बड़ी तफसील से उस दिन आपको, क्योंकि ये तो एक सब्जेक्टिव चीज है, ये मेरा तजिया हो सकता है, मेरे ख्याल में सीपेक का नुकसान हो गया बहुत ज्यादा, आपके ख्याल में सीपेक बहुत ज्यादा कामयाब हो गया, तो हमने इस जज्बात से निकल के आपके सामने ठोस आदादो शुमार, एक आदादो शुमार के साथ बताया था। जिस मर्जी जाविये से देख ले, सीपेक पे इस हुकूमत के आने के बाद ज्यादा काम हुआ है बनिस्बत पिछले हुकूमत के दौर के अंदर। तो वो स्टेटमेंट का नुकसान हो रहा है ये नहीं हो रहा, वो अंग्रेजी में बोलते हैं द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। तो रिजल्ट भाई ये बता रहे हैं कि नुकसान नहीं हो रहा। और जहां तक चाइना के उसकी स्टेटमेंट की ताल्लुक है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू की ताल्लुक है, आपने जेसीसी भी देख ली, आपने चाइना के एम्बेसडर का स्टेटमेंट भी देख लिया, उनकी तरफ से तो वो कोई भी ऐसी तनकीद नहीं नजर आ रही है जो हमें अमूमी तौर पर सुनने को मिलती है। ये जो सारा मसला है इसका लोन का, उस पर मार्कअप का, उसकी रिपेमेंट का, उसकी वजह से जो प्रेशर दूसरे लोन बढ़ रहे हैं या रिपेमेंट्स बढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी एक मसला है वो टाइमलाइन का। आपने जो बेसिक टाइमलाइन रखी थी मुख्तलिफ मंसूबों की फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, क्या उसमें डिले की वजह से भी मार्कअप और लोन की मिकदार बढ़ गई? नहीं सर, देखें इसके अंदर जो आपके प्रोजेक्ट्स थे ये भी मैं पिछली दफा बड़ी तफसील से हम आपको बता चुके हैं और उसमें सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो ना सिर्फ मुकम्मल किए गए, वक्त पर मुकम्मल किए गए। जो डिलेस कोविड के बाद आई हैं वो इनिशिएशन ऑफ प्रोजेक्ट है, नए प्रोजेक्ट की शुरू करने के ऊपर जो है बाद में डिले आई। तो ऐसा नहीं था कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था या निफ्स कंप्लीट था और रुक गया। ज्यादातर प्रोजेक्ट जो हैं वो वक्त के ऊपर कंप्लीट हुए हैं और डिलेस जो हैं, जो अमूमी तौर पे पाकिस्तान के पीएचडीपी प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत बड़ा एक मसला बनता है कि उन डिलेस की वजह से कॉस्ट बढ़ती जाती है, यहां पे उसकी कोई सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। सर मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं ना कि जो हमारे इसकी कॉस्ट है उसके अंदर ये कंपोनेंट कि डिले की वजह से कॉस्ट इंक्रीज अगर कोई एलिमेंट है तो वो एक बहुत छोटा एलिमेंट है, वो एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट नहीं है। मैंने ये सवाल पिछली मरतबा किया था, आपने उसका जवाब भी दे दिया था कि हमारे चीन के साथ खसूसी ताल्लुकात हैं तो उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं खसूसी तरीके से उनको डील करेंगे। हमें भी बड़ी शक्कत है, मीडिया को चीन के खिलाफ पेश करें। सर सवाल ये है कि अभी जो नेपरा की रिपोर्ट आई है उसमें आपकी जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं सारे मंजूर सब बहुत इसको अच्छी तरीके से जानते हैं, दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 650 अरब रुपए शामिल हैं। इस सारे का सारा जो बर्डन, और उसके बाद ये हुआ कि अभी नेपरा ने परसों 1 रुपये 65 पैसे बिजली बढ़ा दी। इस सारे का सारा इम्पैक्ट आपके सार्फिन पर आ रहा है। चीन से हमारी दोस्ती नो डाउट है और रहेगी, तो लेकिन आपके अपने जो वोटर्स टोटल आपकी गवर्नमेंट के लिए भी बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं, कुछ तो आपको हल करना पड़ेगा। सर इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। आपके ख्याल में हम इतने अरसे से जो बात करते रहे वो क्या करते रहे? हम यही कहते रहे जो आप अभी कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर मेरा एक मसला है तो आपके साथ अगर मेरा कोई रिश्ता है या अगर मेरा आपके साथ कोई कारोबार भी है तो मैं उसकी एक ट्रांजैक्शन को अलग से नहीं देखता हूं। मैं अपनी
मुकम्मल तौर पे तमाम जहतें मेरी जो हैं रिश्ते की, मैं उसको देखता हूं और मैं उस तनाजुर में फैसले करता हूं। और एक नहीं, हम आपको 10 दफा मिसाल दे चुके हैं कि किस तरीके से मुश्किल वक्त के अंदर जो है वो चीन पाकिस्तान की मदद के लिए भी आता है। तो इसलिए वही जो मेरा जवाब उस दिन था वो ये कि उस मुकम्मल रिश्ते की तनाजुर में ही हम फैसले कर रहे हैं। कुछ कह सकते हैं जी? एक मिनट जरा देखें, बात सारी है कि आप सब लोग भी उस चीज़ के गवाह हैं। मुल्क में 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। सबसे एक्सपेंसिव चॉइस ऑफ फ्यूल था फर्नेस ऑयल पे, 38% पावर जनरेशन फर्नेस ऑयल पे होती थी। जिस वक्त हमारी नीड क्या थी कि इंडिजिनस हमने जो अपना कोल है उसको डेवलप करना था। तो जब ये चीज़ हम लोगों ने एफर्ट कंप्लीट की तो उस वक्त दुनिया में कहीं से फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं थी मासवाई चाइना। माशाल्लाह आपने थर्ड माइनिंग भी डेवलप हुई और उससे जो कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन वो बहुत सस्ती है कंपेयर टू फर्नेस ऑयल और इवन RLNG। अब चाइना ने आपको कर्जे दे दिए और प्लांट लग गए, लोड शेडिंग अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गई। अब ये मसला तो हमारा इंटरनल है ना, तो जो भी पावर सेक्टर में रिफॉर्म होनी है उसका सफर जारी हो गया है। तो अब अगर जो आपकी लोड शेडिंग खत्म हो गई, चाइना ने मदद कर दी, प्लांट लग गए, अब अगर हम ये कहें कि जी कि वो अगर ये सारी प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है तो चाइना ये तो हमारे साथ आपको कैपेसिटी लगाने की जरूरत थी 10 और आपने आगे लगा दी 20, तो इसका इल्जाम उन पे ना डाले ना, ये तो खुद हमने हरकतें की हैं। जी सर, जी सर, क्या नहीं साहब। लास्ट आपकी जो आपकी प्रस्ताव था उसमें आपने कहा था कि 230 बिलियन के उनके ड्यूज हैं पेबल और उसकी वजह से काफी और आपने कहा था कि जी अगले 10-15 दिन में उनमें से कुछ पेमेंट होना शुरू हो, तो उस पर अपडेट कीजिएगा कि क्या सूरत निकली जी। उसमें कहने साहब ऐसा है कि देखिए पहली चीज़ तो ये है कि जितनी चाइनीज़ कंपनी है वो मेरे पास ऑलमोस्ट एवरी डे पीपल कम एंड टॉक टू मी और वो बहुत ही सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं, वो भी समझते हैं। अब सूरत हाल ये है कि उनकी पेमेंट हम कैसे करते हैं। उनकी पेमेंट ये करते हैं जो हमारी नॉर्मल कलेक्शन होती है या हम जो सब्सिडी हमारे बजट के अंदर होती है। एक चीज़ मैंने पहले भी कही थी, रात भी कामरान खान के शो में मैंने बताया